हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? लाइफ प्रोसेस। लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, एक्सक्रीशन वाले पार्ट पे, राइट। आपको पता है हमारे सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक्टिविटी करते रहते हैं, अपनी केमिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं, पूरा दिन बिजी रहते हैं, और उन सारी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, राइट। सो ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल गेट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है जो वो अपने अंदर नहीं रखना चाहते हैं, तो वो रिलीज कर देते हैं ब्लड में कि अब ब्लड संभालेगा, ठीक है ना। कि उसका क्या करना है वेस्ट प्रोडक्ट का, वो ब्लड को फेंक देते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं कि यार ब्लड देखेगा। सो ब्लड नीड अ डेडिकेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे कि ब्लड प्योरीफाई हो सके, उस सारे वेस्ट मटेरियल को निकाला जा सके, एक्सक्रीट आउट किया जा सके, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सिस्टम होगा तभी हमारा ब्लड प्योरीफाई रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, राइट। सो सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, वो होता है यूरिया, ठीक है ना। मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। उससे भी ज्यादा अगर मैं टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करूं तो आप समझेंगे कि यूरिया ही क्यों बना। बेसिकली हमारे फूड में जो हम डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स रहते हैं, राइट। सो प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स जो बनाते हैं वो बनाते हैं बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया। अब अमोनिया जो है वो बहुत हार्मफुल है, जो आपके टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं उसमें अमोनिया यूज होता है, ठीक है ना। अब इतना हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी में रही है तो ठीक बात नहीं है, राइट। सो क्या होता है, हमारा जो लीवर है, यहाँ पे हमारा लीवर एक और काम करता है, इस अमोनिया को, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको थोड़ा लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये लीवर का काम हो गया। लेकिन यूरिया भी लेस टॉक्सिक भले ही है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना, तो उसको रिमूव तो करना पड़ेगा। तो जब लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को, तो वो यूरिया किसमें मिक्स हो जाता है? आपका ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब ब्लड आता है डेडिकेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास, जो कि हमारा क्या है, उसका मेन लीडर कौन है? किडनी, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा वो होता है एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो किडनी होती है, ठीक है। किडनी के बाद फिल्टर होके ब्लड में से जो यूरिन होता है, जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन की फॉर्म में, वो यूरेटर्स के थ्रू पास होता है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर, और एक बैग लाइन स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, ठीक है ना। और यूरिनरी ब्लेडर के बाद एंड में जब यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ऐसे ही कुछ होता है, राइट। सो हमारे पास एक पूरा डेडिकेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिससे ब्लड फिल्टर हो सके। आपको पता है कि एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पूरे दिन में ब्लड कम से कम 60 टाइम्स पास होता है किडनी से फिल्टर होने के लिए। लेकिन किडनी के पास ऐसा क्या है, उसके अंदर ऐसे कौन से फिल्टरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं? किडनी भले ही लीडर है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन उसके पास भी तो कुछ होंगे ना, फिल्टरिंग यूनिट्स होंगे जिससे काम हो रहा होगा। तो किडनी की फिल्टरिंग यूनिट जो है आपकी, वो है नेफ्रॉन, जिसको किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको एक और मेरी की बात बताता हूँ, ये जो आपके सामने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपको लगता है कितने होंगे एक किडनी के अंदर? 10, 20, 30, 100, 1000? नहीं, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है, कोइल्ड हुआ है, ठीक है ना। किसका स्ट्रक्चर है ये? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। चलिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझने के लिए। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको ये जो कैप्सूल, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये क्या कहलाता है? बोमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर आपको ना ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही होंगी, काफी सारी फोल्ड हुई भी ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही होंगी। तो ये ब्लड कैपिलरीज का जो एक गुच्छा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहलाता है? ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसके बाद बोमन कैप्सूल से अटैच आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी, कोइल ट्यूब, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल क्यों?
क्योंकि ये बोमन्स कैप्सूल के बिल्कुल पास में है, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों? क्योंकि ये कोइल्ड शेप में है, राइट। सो इसका नाम क्या पड़ता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं पीसीटी। ऐसे ही आपको दूर एक और कोइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्यों आया होगा? क्योंकि ये बोमन कैप्सूल से दूर है, राइट। और बीच में आपको एक बड़ा सा लूप दिखाई दे रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लूप कहलाता है हेनलीज लूप। ये लूप का नाम हेनलीज लूप, एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक हेनली, उनके नाम पे रखा गया था। सॉरी, क्या नाम है? फ्रेडरिक हेनली। तो उन्होंने ही इस लूप के बारे में बताया था, इसलिए इसको क्या नाम दिया? फ्रेडरिक हेनली लूप, राइट। लास्ट में आपके पास एक कलेक्टिंग डक्ट आता है जहां पे सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यूरिन की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कलेक्शन वहां पे होता है, राइट। सो अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, क्या क्या है इसमें। हमारे पास 6 पार्ट्स है मेनली। एक तो ग्लोमेरुलस है जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है, एक बोमन्स कैप्सूल है, एक आपके पास पीसीटी है, एक हेनली लूप है, एक डीसीटी है और एक फाइनली कलेक्टिंग डक्ट है, राइट। सो अब इसके पार्ट सारे काम कैसे करते हैं, नेफ्रॉन जो कि किडनी की फिल्टरिंग यूनिट है वो कैसे काम करती है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो ब्लड किडनी में एंटर करता है, जो ब्लड किडनी में एंटर करता है वो ग्लोमेरुलस के पास जाता है, लेकिन एक ब्लड वेसल के थ्रू जाता है जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल, राइट। सो ये एफरेंट आर्टरियोल किसमें डिवाइड हो जाती है? फर्दर एक गुच्छा बन जाता है जिसको क्या नाम दिया हमने? ग्लोमेरुलस, राइट। अब ये ग्लोमेरुलस में ना ब्लड वेसल्स काफी पतली पतली होती है, थिन होती है। तो थिन होने की वजह से इसमें से ब्लड तो पास हो जाता है, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, आपके आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, वो सारे निकल जाते हैं, इसमें से छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ग्लोमेरुलस में से ब्लड पास हो जाता है और आगे जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मिल जाता है, ये फिर से जिसको बोलते हैं इफ्रेंट आर्टरियोल। क्या कहलाता है? इफ्रेंट आर्टरियोल। आप इसको ए से भी याद रख सकते हो। ए मतलब एफरेंट, जी मतलब ग्लोमेरुलस और ई मतलब इफ्रेंट, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास ब्लड में जो फिल्ट्रेशन हुआ वो किसका हुआ? आपके पास से आयंस, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, वाटर मॉलिक्यूल्स, काफी सारी चीजें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे वो सारे ग्लोमेरुलस के थ्रू पास आउट हो गए और सिर्फ ब्लड के सेल्स और प्रोटीन्स ही आगे गए किसमें? एफरेंट वाले में, राइट। सो ये जो प्रोसेस हुआ फिल्ट्रेशन का, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस यहाँ बोमन्स कैप्सूल के ऊपर ग्लोमेरुलस में हो रहा है इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो ये फिल्ट्रेट निकलता है ना, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, इन सबको कैच करने के लिए, इन सबको कवर अप करने के लिए बोमन्स कैप्सूल होता है ना। तो बोमन्स कैप्सूल क्या करता है? उस फिल्ट्रेट को, ये क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट। जो आपके पास निकला ना ब्लड में से ग्लोमेरुलस के थ्रू पास होता हो वो क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो फिल्ट्रेट इसमें कलेक्ट हो जाता है, बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो कहलाता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 1 मिनट के अंदर अराउंड 125 मिलीलीटर आपका ब्लड फिल्टर होता है, यानी कि एक दिन में लगभग 180 लीटर, और 180 लीटर मतलब आपकी 12-13 बकेट्स के बराबर हो गया, जो कि हम नॉर्मली बाथरूम में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इतना सारा यूरिन तो हम लोग एक्सक्रीट आउट नहीं करते, राइट। सो कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है? बहुत कम, 180 लीटर तो नहीं होता। एक्चुअली में क्या है कि ये जो 180 लीटर आपका फिल्ट्रेट हो रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जरूरी आयंस, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो जरूरी थे वो भी फिल्टर हो गए थे, ठीक है ना। तो वो जरूरी है तो उनको वापस लाना भी जरूरी है। तो उनको वापस लाने के लिए क्या होता है? रीएब्सॉर्प्शन होता है। उनको
वापस लाने के लिए क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव किस लिए, क्योंकि सिलेक्टिवली चीजें ही वापस से रीएब्जॉर्ब होंगी, और रीएब्जॉर्ब किसके अंदर होंगी, ऑब्वियस सी बात है ब्लड के अंदर होंगी, ठीक है ना। तो ये ब्लड के अंदर ही रीएब्जॉर्ब होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहां से शुरू होता है, आपका ये पीसीटी, हेनली लूप और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ आपको ये ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, ठीक है ना, एक पूरा नेटवर्क दिख रहा होगा। तो ये ब्लड वेसल्स इसके साथ अटैच होती हैं, किसके साथ, नेफ्रॉन के पीसीटी, हेनली लूप और डीसीटी के साथ, ठीक है ना। तो वहीं पे जब बोमन्स कैप्सूल के साथ, जब बोमन्स कैप्सूल के थ्रू वो फिल्ट्रेट पास होता है, पहले पीसीटी पे जाता है, फिर हेनली लूप पे जाता है, फिर डीसीटी पे जाता है, तो वहां पे इन ब्लड वेसल्स के नेटवर्क में कुछ सिलेक्टेड चीजें दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो 180 लीटर जो ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा था पूरे दिन में, उसमें सिर्फ 1 या 2 लीटर ही यूरिन प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा 99% आपकी सारा फिल्ट्रेट दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, वो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो वाला पार्ट कहां तक था, बोमन्स कैप्सूल के अंदर था, जिसमें फिल्ट्रेट निकल रहा था, राइट। अब फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होगा, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो जब पहले पीसीटी पे जाता है तो रीएब्जॉर्प्शन शुरू होता है पीसीटी पे, और सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन वहीं पे होता है, अराउंड 65 to 70% रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी पे हो जाता है। मतलब जब पीसीटी से पास होता है तो जितने भी आपके बेसिकली ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट है, एमिनो एसिड है, वाटर मोलिक्यूल्स हैं, वो पीसीटी के पास से ही ब्लड वेसल्स के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना। तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी के अंदर ही। 65 से 70% ये रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी के अंदर। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इसलिए है क्योंकि पीसीटी में कई सारे माइक्रोविलय होते हैं, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से उनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उनको वहां पे रीएब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा एरिया मिलता है, और सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन वहां पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीएब्जॉर्प्शन जो होगा आपका, गाइस सॉरी मुझे माफ करना ये बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए, हमारी कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड सब्जी वाले आते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि नेक्स्ट पीसीटी के बाद ये जो आपको हेनरी लूप दिख रहा है, तो इसके भी 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, एक जो नीचे आ रहा है, एक जो ऊपर जा रहा है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, ठीक है ना। और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में आपका वाटर रीएब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे जो आपका वाटर था वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, दोबारा से ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, यस, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, ठीक है ना। जब वो ऊपर जा रहा है तो उस वाले पार्ट में आपके मोस्ट ऑफ द आयंस दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। पीसीटी में क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में आपके आयंस लाइक NaCl, ठीक है ना, जो आपके सोडियम और क्लोरीन के आयंस होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं डीसीटी की। आपको ये भी बता दूं कि हेनलीज लूप के एंड तक 80 to 85% रीएब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, राइट। उसके बाद जो बचे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, जो कि जरूरी हैं, वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं डीसीटी के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ कौन नहीं होता, आपका यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होता, राइट। तो ये एक तरीका है, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है इस मशीनरी का, कि पहले तो सब कुछ बाहर निकाल दो, ध्यान से देखना क्या हुआ, ग्लोमेरुलस के थ्रू सब कुछ बाहर निकाल दिया, फिर जो जो जरूरी थी वो वापस ले लिया, और जो जरूरी नहीं था उसको नहीं लिया, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया धोखा किया यूरिया के साथ। पहले तो यूरिया को कह दिया कि हम सबको निकाल दिया ग्लोमेरुलस के थ्रू, उसके बाद जो जो चीजें जरूरी थी वो वापस लेते चले गए, यूरिया को आने ही नहीं दिया, ठीक है ना। खेल हो गया ना यूरिया के साथ, राइट। सो यहाँ पे डीसीटी पे आपका जो बचा कुचा वाटर और रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर और आयंस, ठीक है ना।
बाद में कलेक्टिंग डक्ट पे जाके आपका यूरिन वहां पे बनता है। तो अभी भी अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर बचता है तो वो कलेक्टिंग डक्ट के आसपास की ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, राइट। इसके अलावा आपका एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, राइट। ये आपका लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद आपका पूरा मतलब यूरिन आपका नहीं, नेफ्रॉन के थ्रू यूरिन पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन बेसिकली क्या होता है, ये अपोजिट होता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का। अपोजिट कैसे? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में तो आपके पास से चीजें वापस से रीअब्सॉर्ब हो रही थी ब्लड वेसल्स के अंदर, नेफ्रॉन के थ्रू जो जरूरी चीजें थी वो ब्लड वेसल्स के अंदर रीअब्सॉर्ब हो रही थी। लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस से ब्लड पास हो रहा होता है तब भी कुछ ऐसे आयंस, तब भी कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो रह जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो जो रह जाते हैं उसके अंदर, वो नेफ्रॉन के इस पीसीटी, डीसीटी और हेनली लूप से पास होते हुए ब्लड वेसल्स में से ट्रांसफर हो जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर। उल्टा हो गया, देखो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा था, जो जरूरी चीजें थी वो नेफ्रॉन से पास होती हुई ब्लड वेसल्स के अंदर आ रही थी, ठीक है ना। लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो गया, जो अब भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रह गए वो धीरे धीरे नेफ्रॉन के अंदर आते जा रहे हैं। पीसीटी में आ गए, कुछ हेनली लूप में आ गए, कुछ डीसीटी में आ गए। इस तरह से सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड से निकाल दिए जाते हैं नेफ्रॉन के थ्रू। और जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल बचता है उसमें आपका यूरिया होता है, थोड़ा बहुत वाटर होता है और थोड़े बहुत सॉल्ट होते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है, ठीक है ना। तो पूरे दिन में 1 से 2 लीटर आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पास होके यूरेट्रल्स के थ्रू, किडनी में से क्या निकलते हैं, 2 पाइपलाइन स्ट्रक्चर निकलते हैं, यूरेटर्स, और यूरेटर्स के थ्रू वो कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है, फिल हो जाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जब फिल हो जाता है तो हमें एक अर्जेंसी होती है जिसको हमें उसको बैग को एम्प्टी करना होता है, राइट। सो जब हमें एक उसको एम्प्टी करने की अर्जेंसी होती है तो जो यूरेथ्रा के स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं, हमारी बॉडी में स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि चीजों को रोकते हैं, ठीक है ना। तो वो स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स होने के बाद वो यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। सो सारा प्रोसेस हमारे पास इस तरह से होता है, राइट। क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली हमारे पास जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को बनाता है, वो वाला वेस्ट किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। और किडनी के पास नेफ्रॉन होते हैं जो कि क्या करते हैं, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। किडनी की फंक्शनल यूनिट पेपर में भी आया था, बोर्ड के पेपर में, फंक्शनल यूनिट का नाम लिख दो किडनी की। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है आपके पास, नेफ्रॉन है, ठीक है ना, जिसको किडनी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको बताऊं, अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को खोलूं, किडनी के सारे नेफ्रॉन को अगर मैं एक्सपेंड करके रखना शुरू करूं एक के आगे एक के आगे एक, तो लगभग 16 किलोमीटर की रोड बन जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है। समझ आ रही है बात? तो ये सारा आपका क्या था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, हर एक पार्ट कैसे उसका काम करता है, कैसे ब्लड फिल्टर होता है। 3 पार्ट्स में होता है। कैसे? पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स, उन्हें कैच कर लेता है बोमन कैप्सूल, ठीक है ना। और बड़े मॉलिक्यूल्स ब्लड के साथ पास हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड सेल और प्रोटीन्स, ठीक है ना, वो एफरेंट वाले में चले जाते हैं। और उसके बाद वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ, पीसीटी के साथ, हेनली लूप के साथ और डीसीटी के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, नेटवर्क बना रहता है, जिसमें कि जो फिल्ट्रेट में से जो जरूरी चीजें हैं वो सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो सके। पीसीटी में रीएब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हेनली लूप में हो जाता है और बचा कुचा डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब में हो जाता है, राइट। सो ये हो गया हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, अब भी जो वेस्ट मटेरियल उसमें रह जाता है ब्लड में, वो आयंस, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस दोबारा से किस में डाल देता है, वो ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन
स्टोन में डाल देता है, अपोजिट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, राइट। और इस तरह से सारा यूरिन इकट्ठा होके कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होके कहाँ जाता है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये पूरा था आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा और काफी कुछ आपको सीखने को, राइट। वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर लिखना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट सेक्शन में लिखना वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है नहीं आई है, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।